हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। पिछले वीडियो में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझ लिया था। हमने देखा था कि अगर फंक्शन में वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन का भी वैल्यू इंक्रीज करे, या फंक्शन में वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज करने पे फंक्शन का भी वैल्यू डिक्रीज करे, तो वैसे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। और अगर फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग उसके वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करने पर वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज करने पे फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करे, और इंक्रीज करने पे डिक्रीज करे, तो उस कंडीशन में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आज डिफाइन करके देखने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए फंक्शन f is said to be increasing function on interval I if x2 is greater than x1, then fx2 is greater than or equal to fx1 for all x1 और x2 जो होंगे बिलोंग करेंगे इंटरवल i से। यानी कहने का मतलब है कि अगर x2 x1 से ग्रेटर हो, x2 x1 से ग्रेटर हो, तो fx2 ग्रेटर होना चाहिए fx1 से, या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल भी होगा या ग्रेटर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ऐसे जो फंक्शन हो गया उनका ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा समझ लीजिए। यहाँ पे इसको ग्राफ से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। देखिए x डैश y और यहाँ पर y डैश। यहाँ देखिए x डैश y और नीचे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y डैश। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से ग्राफ। ठीक है, यहाँ देखिए इस फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू इंक्रीज करने पे फंक्शन का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ x के ऐसे वैल्यू है जिन फंक्शन का वैल्यू हमेशा सेम रह रहा है, यानी कि इक्वल हो रहा है। तो इसमें दोनों कंडीशन आ गया। ये देख रहे हैं ना, ये x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो fx2 ग्रेटर होगा या इक्वल होगा fx1 के, या फिर है ना जी, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज के लिए इक्वल है। अगर यहाँ पे मान लीजिए x1 है, यहाँ पे अगर x2 है, ठीक है, और x2 x1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला वैल्यू जो हो रहा है ये fx2 होगा, ये fx1 है। दोनों इक्वल है कि नहीं? तो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए x2 यहाँ ना होकर यहाँ रहता तो इसके सामने वाला वैल्यू देखो, तो यहाँ कह देते कि fx2 ग्रेटर है fx1 से। तो दोनों कंडीशन के लिए इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। या फिर आप चाहो तो इस तरह से भी आप इसका ग्राफ दिखा सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ इस तरह से, तो ये भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग दिख रहा है। देख लीजिए x का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन का भी वैल्यू उसी तरह से इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये जो फंक्शन देख रहे हैं कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। आप देख लो, अगर मान लीजिए x1 यहाँ पे है, x2 इधर कहीं है, तो इन दोनों पे वैल्यूज देखिए, x2 पे ये हो रहा है और x1 पे ये हो रहा है। तो ये वाला वैल्यू ये रहा, ये वाला वैल्यू ये रहा। तो देखो तो x2 यहाँ पे x1 से ग्रेटर है, तो fx2 ग्रेटर है कि नहीं fx1 से? बिल्कुल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो समझ में आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, उसको ये भी कह सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जो इंक्रीजिंग होते हैं उनको मोनोटोनली
इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना, मोनोटोनली इंक्रीजिंग फंक्शन भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, कई बुकों में इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कई बुकों में सिर्फ इसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप कई बुकों में देखोगे तो इसको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से भी दिया जाता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन f is said to be a strictly increasing function on interval I if x2 अगर ग्रेटर हो x1 से, x2 अगर x1 से ग्रेटर हो तो f(x2) ग्रेटर होना चाहिए f(x1) से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो बस उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन जो देख रहे थे उसमें इक्वल भी था सिर्फ, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ग्रेटर है। अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो f(x2) भी f(x1) से ग्रेटर होना चाहिए। बस यहाँ इक्वल का कंडीशन हट जाएगा। तो वो था इंक्रीजिंग जब इक्वल था ग्रेटर था, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि ये सिर्फ इंक्रीज करेगा, इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कह दिया जा रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, एकदम रिस्ट्रिक्शन के साथ। यानी कि स्ट्रिक्टली का मतलब निरंतर होता है, यानी हमेशा इंक्रीज रहेगा। तो इस ऐसे फंक्शन का इसमें ध्यान रखना कि जो x1 x2 है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेंगे किससे, इंटरवल आई से। तो चलिए अगर हम लोग ऐसे फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ किस तरह से हो सकता है उसको देख लीजिए। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर ले लेते हैं आपका x, इसको x डैश, y यहाँ y डैश। यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं x डैश y और यहाँ पर y डैश। चलिए मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है। देखिए ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज कर पे ये कहीं भी इक्वल नहीं हो पाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। या इस तरह का कोई ग्राफ हो गया, देखिए x का वैल्यू बढ़ने पर, है ना जी, y का वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों फंक्शन का जो ग्राफ देख रहे हैं ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि ये हमेशा इंक्रीज ही करेंगे, कभी इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है ना जी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को कई बुकों में सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जस्ट अपोजिट इंक्रीजिंग फंक्शन का। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) या f is said to be a decreasing function on interval I if अगर मान लीजिए x2 ग्रेटर हो x1 से तो f(x2) का वैल्यू लेस देन हो जाना चाहिए, f(x2) का वैल्यू लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए f(x1) के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल I। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उल्टा हो जा रहा है, ग्रेटर हो रहा तो इसका वैल्यू f(x2) का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है f(x1) के। तो इस कंडीशन, इस तरह के फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। चलिए तो ऐसे फंक्शन का अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कैसा होगा, चलिए इनके ग्राफ को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ले लेता हूँ x, इधर x डैश, ये आपका y हो जाएगा और नीचे में यहाँ ले लेता हूँ y डैश, x यहाँ ले लेता हूँ x डैश y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। चलिए ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे मैं एक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू नीचे डिक्रीज कर रहा है ना। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x1 ले लेता हूँ और इधर x2 ले लेता हूँ, तो देखो x2 ग्रेटर है x1 से, लेकिन अगर इसके वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ देखो, और इसके वैल्यू की बात करेंगे यहाँ देखो, तो यहाँ x2 ग्रेटर है लेकिन उसका वैल्यू लेस देन आ रहा है fx1 से। ये fx1 है और ये fx2 है ना जी। तो इस तरह का फंक्शन ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए ये x1 x2 यहाँ पे रहते तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलता है? अगर ये x1 हो और ये x2 रहता तो इस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू इक्वल मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल भी दे दिया गया और लेस देन भी दिया गया है, ठीक है ना जी। यानी कि फंक्शन में अगर x2 x1 से ग्रेटर हो तो fx2 का वैल्यू fx1 से लेस देन, यानी ध्यान रखना इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो उस तरह के कंडीशन में वो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी ग्राफ बना सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन का। मान लीजिए आप यहाँ पे ले लो कुछ इस तरह से ग्राफ ले लो। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू यहाँ डिक्रीज होते जा रहा है, फंक्शन से दिख रहा है ना जी। और मान लीजिए यहाँ पे x1 लेते हैं, इधर x2 ले लेते हैं, तो x2 ग्रेटर है ना x1 से, लेकिन इसके वैल्यू की बात करें, यहाँ देखो इसका वैल्यू ये fx2 होगा, और यहाँ x1 के वैल्यू की बात करेंगे, fx1 की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ होगा। तो देखो तो इसमें ग्रेटर कौन है? fx1 बड़ा है कि नहीं fx2 से। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा? यानी कि दोनों ग्राफ किसका है? डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है, समझे ना। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं जिनमें यहाँ पे देखो इक्वल भी आ गया, लेस देन दोनों चीज आ गया, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन भी इसे कहते हैं। चलिए अगला एक और बच गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? तो इसे आप लिख सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) is said to be a strictly decreasing function on interval I if अगर x2 ग्रेटर हो x1 से तो fx2 लेस देन होना चाहिए सिर्फ fx1 से। बस इसमें इक्वल का सिंबल हट गया। डिक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ लेस देन और इक्वल टू भी था, यहाँ पे बस इक्वल। बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो रहा है, बस यहाँ से इक्वल नहीं लग रहा है ना। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा किससे? इंटरवल I से, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन का अगर मैं ग्राफ की बात करूं, चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के लिए। चलिए यहाँ पे ये ग्राफ में कुछ बना देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x डैश y और ये y डैश। ध्यान से देखो, x यहाँ पे x डैश y और यहाँ y डैश। ग्राफ देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है हमेशा। अच्छा, और भी एग्जांपल हो सकता है, ये ऐसे ले लिए, ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये देखो x का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा, या x का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं, है ना जी, उल्टा। तो इस तरह के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को कई बुकों में सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो कुछ अदर डेफिनेशन भी है, उनको भी देख लेते हैं। बात करते हैं हम लोग
मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? देखिए मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, हम लोग इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आप। ए फंक्शन f(x) is said to be monotonic on an interval ab, स्मॉल है ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी पर ये मोनोटोनिक होता है। कब मोनोटोनिक कहलाएगा? तो जब वो फंक्शन चाहे इंक्रीजिंग हो और चाहे डिक्रीजिंग हो, कोई भी एक होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक है। ठीक है, इन इंटरवल इतना, इफ इट इज आइदर increasing or decreasing on open interval AB। समझ गए? यानी कि अगर वो इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो इस ओपन इंटरवल AB पे, तो उस फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के बारे में किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट के लिए क्या कह सकते हैं? उसके लिए मैं पहले यहाँ हेडिंग देता हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और ले लेते हैं, एंड नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पॉइंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि पहला ले लेते हैं, पहला पॉइंट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये 4 पॉइंट हमें लेना होंगे। यहाँ पे ले लेते हैं कि फंक्शन f इज said to be increasing at किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर if there exists h is greater than 0, h 0 से ग्रेटर है बट नियरेस्ट है 0 के, ग्रेटर है 0 से बट नियरेस्ट है 0 के, such that for all x1 x2 belongs to a minus h a plus h। ठीक है, a minus a plus h, यानी कहने का मतलब है कि x1 और x2 जो होंगे, जो फंक्शन में हम लोग रखने वाले हैं, वो इस a माइनस एच और a प्लस एच, यानी कि जिस पॉइंट पे चेक करना है, जैसे मान लीजिए आपको a पर चेक करना है, तो इसके पास का ही इधर लेफ्ट से और राइट से एक पॉइंट लेंगे, a माइनस एच और a प्लस एच, है ना, इसी के बीच का ही कोई वैल्यू है x1 x2, है ना, ये एक स्मॉल इंटरवल बन जा रहा है, इस स्मॉल इंटरवल के बीच का ही ये वैल्यू क्या है? x1 x2 है। इस x1 x2 के लिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर x2 ग्रेटर हो x1 से तो f(x2) ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए f(x1) से। ठीक है, समझ गए बात को? तो बस यहाँ पे हम लोग एक इंटरवल ले लिए, यहाँ जो उस इंटरवल में ये x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरह से सेम f is said to be strictly increasing at x equal to a if there exists h is greater than 0 such that for all
x1 x2 बिलोंग्स टू a माइनस एच और a प्लस एच, एक छोटा सा इंटरवल है, ठीक है, एक ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से लेकर यहाँ पर इसके बीच एक छोटा सा इंटरवल है जिसके बीच में x1 x2 लाई कर रहा है ना। यहाँ पे x2 अगर x1 से ग्रेटर हो तो ध्यान रखना होगा कि f(x2) भी ग्रेटर होना चाहिए f(x1) से। तो इस कंडीशन में हमारा सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन उसे कहेंगे। अच्छा, उसी तरह से f इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन को डिक्रीजिंग कब कहेंगे, एट x इक्वल टू a इफ there exists h is greater than 0 such that for all x1 x2 belongs to a minus h और a plus h, अगर x2 ग्रेटर हो x1 से तो f(x1) जो होना चाहिए f(x2) जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए f(x1) के। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको डिक्रीजिंग कहेंगे। एक और बच गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग at x equal to a if there exists h is greater than 0 such that for all x1 x2 belongs to a minus h a plus h। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर x2 ग्रेटर हो x1 से तो यहाँ पर f(x2) लेस देन सिर्फ अगर हो f(x1) के तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। समझ गए उस पॉइंट ए पर। तो ये अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे चेक करना होगा तो पॉइंट पे चेक करना होगा तो उसके लेफ्ट में हम लोग एक राइट से एक इंटरवल हम लोग फॉर्म कर लेंगे। एच यहाँ सब एच क्या है, 0 के नियरेस्ट है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 0 के नियरेस्ट है, यानी कि हमें एक स्मॉल इंटरवल बन जाएगा और उसी स्मॉल इंटरवल का कोई हमें पॉइंट x1 x2 लेना होगा इसके बीच का और उसी पे ये चेक करना होगा। समझे ना जी। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है अभी भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आपसे क्यों कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।